हेलो गाइस, वेलकम टू एवर लर्निंग पॉइंट। आज के मैं इस वीडियो में आपके सभी टीचिंग एग्जाम, चाहे वो सी.टेट हो, एम.पी.टेट हो, आर.टेट हो या हरियाणा टेट हो, इन सभी के लिए राष्ट्रीय पाठ चर्चा की रूपरेखा यानी एनसीएफ 2005 के बारे में जानेंगे। और अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट कर लेते हैं यानी एनसीएफ के क्वेश्चंस को अगर आप कर लेते हैं तो आप 50 से 60% अगर जो क्वेश्चंस होते हैं पेडागोगी सेक्शन के आप इससे कर लेंगे, क्योंकि सारा जो पूरी पेडागोगी का सार है वो एनसीएफ ने खुद बताया। यानी हम जितने भी आंसर्स एग्जाम में देते हैं, कॉलेज आंसर करते हैं, वो सभी जो होते हैं एनसीएफ के अकॉर्डिंग ही करते हैं कि एनसीएफ ने जो कहा है हम उसी के अकॉर्डिंग अपने आंसर्स के जवाब देते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये इम्पॉर्टेंट वीडियो। सबसे पहले तो हम जानेंगे कि एनसीएफ 2005 यानी राष्ट्रीय पाठ चर्चा की जो रूपरेखा 2005 है ये है क्या। राष्ट्रीय पाठ चर्चा की रूपरेखा 2005 शिक्षा के क्षेत्र में एक अभिनव राष्ट्रीय दस्तावेज यानी राष्ट्रीय रूप से इसे बनाया गया एक दस्तावेज है। एनसीएफ का जो मुख्य उद्देश्य था, इसको बनाने का मुख्य उद्देश्य बालकों का सर्वांगीण विकास करना। सर्वांगीण विकास करना मतलब हर तरह से, चाहे वो शारीरिक रूप से उनका विकास करना हो, संज्ञानात्मक रूप से विकास करना, शिक्षा के क्षेत्र में उनका विकास करना हो, उनका सभी रूप से विकास करना है ताकि इनकी योग्यता एवं क्षमता को एक बेहतर मानव संसाधन के रूप में परिवर्तित किया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट है कि राष्ट्रीय पाठ चर्चा की रूपरेखा 2005 का जो उद्धरण है यानी राष्ट्रीय पाठ चर्चा की जो रूपरेखा 2005 है, ये टॉपिक जो है रविन्द्रनाथ टैगोर के निबंध सभ्यता और संस्कृति से लिया गया है, जिसमें ये कहा गया है कि सृजनात्मकता उदार और आनंदपूर्ण बचपन की कुंजी है। तो आपको याद ये भी रखना है कि जो राष्ट्रीय पाठ चर्चा की रूपरेखा है ये कहाँ से लिया गया है, ये रविन्द्रनाथ टैगोर का निबंध था सभ्यता और संस्कृति, वहाँ से लिया गया है। तो उसे हमने जानने कि एनसीएफ 2005 क्या है। अब इसके और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। देखिए, आप इसका एक भी जो मैं आपको लाइन बता रही हूँ, मैंने बहुत ही सिलेक्टेड पॉइंट्स आपको रखे हैं इसमें, और काफ़ी इसमें हो सकता है आपको पिछला ये वीडियो आपको काफ़ी लेट भी मिल रहा है, क्योंकि मैंने बहुत ही टाइम लगा के इस वीडियो को बनाया है और सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने इसमें इंक्लूड किए ताकि इससे बाहर का कोई एनसीएफ ही नहीं पेडागोगी कोई भी क्वेश्चन होता है, अगर आप ये कर लेते हैं तो आप उसको अपने आप समझ में आ जाएगा कि पेडागोगी सॉल्व कैसे की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि एनसीएफ 2005 बालकों के मूल्यांकन के लिए सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पर बल देता है। याद रखिएगा, आपको एग्जाम में इस टाइप में मिल सकता है। तो सतत व्यापक मूल्यांकन का मतलब होता है, सबसे पहले समझते हैं सतत मूल्यांकन। सतत मूल्यांकन का मतलब है बच्चों को लगातार उनका चेक किया जाए, उनका टेस्ट लेते रहे। यानी कि ऐसा नहीं कि हम सिर्फ वार्षिक या अर्धवार्षिक यानी कि हाफ ईयरली और ईयरली एग्जाम लें, हम उनका क्या हर 2 दिन में या डेली टू डेली, यानी जैसे हमने कोई टॉपिक पढ़ाया बाद तुरंत हम 4-5 क्वेश्चन लोगों से बच्चों से पूछ लिया, तो इस तरह बोलते सतत मूल्यांकन है। कंटिन्यू हम एक तरह से बच्चों का मूल्यांकन करते रहे। व्यापक का मतलब होता है सिर्फ ऐसा नहीं कि शिक्षा के क्षेत्र में हम उनका टेस्ट ले रहे हैं, उनके शारीरिक रूप से भी, उनके बौद्धिक रूप से भी, हर तरह से उनका हम टेस्ट लें। फिर इसके अंतर्गत कहा गया है कि शिक्षक बालकों में नवीन सोच, तर्क करने की क्षमता, सृजनात्मक चिंतन एवं वैज्ञानिक अन्वेषण के गुण विकसित करेगी। अब एनसीएफ 2005 में शिक्षकों को ये निर्देश दिया गया है कि वो इस टाइप से बच्चों को पढ़ाएं कि बच्चे तर्क करें। मतलब बच्चे ऐसा नहीं कि हम उनको पढ़ाएं वो सुन लें बस उनको चीज़ों को रट लें, बच्चे उस पर क्वेश्चंस करें, ज़्यादा से ज़्यादा आपसे पूछें, तो वह तर्क विश्लेषण करें, सृजनात्मक चिंतन के अंदर क्रिएटिविटी डेवलप हो, वैज्ञानिक अन्वेषण के गुण यानी कि बच्चों को खोज करने की, जैसे कि आपने पहले भी बता चुकी हूँ कि पेडागोगी वगैरह में अन्वेषक यानी खोज करने की जब भी बात होती है तो ये बच्चों के पक्ष में होती है, यानी हमारे यहाँ पे आंसर सही माना जाता है। तो ये चीज़ होगी। नेक्स्ट पॉइंट है कि बच्चों की अभिव्यक्ति में मातृभाषा महत्वपूर्ण स्थान रखती है। देखिए, अगर आपको क्वेश्चन कहीं भी आ सकता है कि बच्चों की भाषा को अमान्य घोषित कर देना, जिस टाइप का आपने देखा होगा क्वेश्चन बहुत आते हैं, या बच्चों को जो अपने हिंदी भाषा ही पढ़ानी चाहिए, तो ऐसा नहीं है। बच्चों की अगर अभिव्यक्ति में देखो, बच्चे जो होते हैं अलग अलग फैमिली से आते हैं, अलग अलग माहौल, अलग प्रदेश से आते हैं, तो उनकी मातृभाषा जो है यानी उन्होंने जो बचपन से अपने सुनी है, तो उनकी जब ये एनसीएफ 2005 कहता है कि प्राइमरी लेवल पे यानी कक्षा 5 तक के बच्चों को उनकी जो पढ़ाई है वो उनकी मातृभाषा में ही करानी चाहिए। तभी आपने देखा होगा कि 5th क्लास तक की अगर ऐसा गुजरात में भी है तो 5th क्लास तक वहाँ पर गुजराती लैंग्वेज में ही पढ़ाई कराई जाएगी। इसके बाद हो सकता है कि आप अपना जो मीडियम है धीरे धीरे चेंज कर सकते हैं।
तो अतः अध्यापकों को अधिगम प्रक्रिया में इसका उपयोग करना चाहिए, यानी कि मैं प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा का ही प्रयोग करना चाहिए, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि अध्ययन अध्यापन के दौरान शिक्षक को बालकों में जिज्ञासा प्रवृत्ति, प्रश्न पूछने की इच्छा, जैसे कि आपको बहुत बता चुकी हूँ, हमें ऐसे ही पढ़ाना कि बच्चों में जिज्ञासा क्यूरियोसिटी रहे, प्रश्न पूछने की इच्छा, हमें हमेशा प्रश्न पूछे, पढ़ाई के प्रति अभिरुचि, पढ़ाई से वो ऐसा नहीं बोझ बना के पढ़े, उनकी रुचि से पढ़े, इंटरेस्ट होकर पढ़े, तथा वैसे बहुआयामी गुणों के विकास पर बल देना है जो बालकों के लिए अपरिहार्य यानी कि जरूरी है। अब हम देखो जो एनसीईआरटी 2005 है, इसने 5 निर्देशक सिद्धांत दिए हैं, यानी पंचशील सिद्धांत के 5 मुख्य मार्गदर्शक सिद्धांत दिए हैं। अब हम देखते हैं 5 निर्देशक से आपके क्वेश्चन सीडीपी में या कोई भी पेडागोगी या मैथ्स पेडागोगी, इंग्लिश पेडागोगी और चाहे समाज विज्ञान के पेडागोगी, किसी की भी पेडागोगी देख लें, उन सब में ये कॉन्सेप्ट सब में सेम होते हैं और इसी से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। पहला सिद्धांत कि ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना है, यानी स्कूल के बाहरी जीवन से हमें ज्ञान को स्कूल में उनकी किताबों में नहीं सीमित करना है। बच्चों को हर चीज़ उनके बाहर, जैसे कि कुछ भी हम चीज़ पढ़ा रहे हैं, उनको भोजन पढ़ाया है तो भोजन के बाहरी जीवन से, बच्चों आपके घर में क्या क्या मतलब बनाया जाता है, आपके घर में क्या क्या बनाया जाता है, तो ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट पॉइंट है कि परीक्षा को अपेक्षाकृत अधिक लचीला बनाना और कक्षा को गतिविधियों से जोड़ना है, यानी परीक्षा को बहुत ही ऐसा नहीं कि आपको इतने मार्क्स लाने, बहुत टफ क्वेश्चंस बना दें, हम इस टाइप के क्वेश्चंस लाने कि लगभग सभी बच्चे उसको कर ले, यानी कि एक होशियार बालक भी कर ले और एक कमज़ोर बच्चा है तो उसको भी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाए। और कक्षा को गतिविधियों से जोड़ना मतलब बहुत सारी एक्टिविटीज़ करवानी, उनको खेल करवाने हैं, उनको अलग अलग चीज़ों के माध्यम से सिखाना, केवल लिखाई पढ़ाई लिखने और पढ़ने से नहीं इनको सिखाना है। थर्ड है कि एक ऐसी अधिभावी पहचान का विकास जिसमें प्रजातांत्रिक राज्य व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रीय चिंताएं समाहित हो, यानी कहने का मतलब बच्चों में ऐसे गुण मतलब हमें विकसित करने हैं कि वो राष्ट्रीय चिंता, यानी कि जो राष्ट्रीय जो चाहे वो उसका सम्मान करना हो, राष्ट्र के रूप के लिए जो मूल भाव है, मूल तत्व हैं, उनका उनके अंदर प्रभाव, उनके अंदर राष्ट्रीयता उत्पन्न हो, ऐसी चीज़ें, ऐसी व्यवस्था उनके अंतर्गत करनी है। फोर्थ पॉइंट है कि यह सुनिश्चित करना है कि पढ़ाई रटन प्रणाली पर आधारित ना हो। ये भी आपको बहुत बार मैंने जब आपको ईवीएस के पेडागोगी पढ़ाई थी तो आपको ये समझाया था कि रटने पर हमें बल नहीं देना है, बल्कि हमें समझ आधारित है, उनकी पढ़ाई जो है समझ आधारित करवानी है, बच्चे समझे ना कि चीज़ों को रटे। यही चीज़ मैं आपको यहाँ पर भी बोलती हूँ कि आपको चीज़ों को रटना नहीं है, इसलिए मैं हर एक पॉइंट आपको समझाती हूँ, रटाती नहीं हूँ। नेक्स्ट पॉइंट है कि पाठचर्चा का विकास या संवर्धन इस प्रकार हो कि वह बालकों को सर्वांगीण विकास का अवसर उपलब्ध कराए। देखिए जो कोई भी चीज़ हम उनको पढ़ा रहे हैं तो वहाँ हमें इस टाइप से पढ़ाना है कि बालकों के सभी चीज़ों का विकास होना चाहिए, केवल उसमें शैक्षिक रूप से नहीं, वो ऐसी चीज़ें हम पढ़ाएं तो उनका हर जगह उनका उपयोग वो कर सके। तो इस तरह से हमारे ये 5 निर्देशक सिद्धांत कंप्लीट होते हैं। और ये से मैं आपको बता दूं, अगर आपने इसके जो सीडीपी के मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रही हूँ, आपको प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस है एक सेट यानी ईयरली वाइज ना कराकर मैं आपको टॉपिक वाइज करा रही हूँ, तो उनको बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। और अगर आपने अभी पहली बार आए चैनल पर तो उससे वीडियोज़ को ज़रूर जाकर देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। अब देखिए जो राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा है 2005 को 5 भागों में बांटकर वर्णित किया गया है। ये सारे पॉइंट्स आपको इसके बाद के आपको बोरिंग हो सकता है, कुछ लोगों को लग रहा हो, लेकिन आप अगर बोरिंग के चक्कर में पढ़ेंगे तो आप क्वेश्चंस मिस कर देंगे। तो चलिए हम देखते हैं। पहला पॉइंट ये है कि ज्ञान की शिक्षा बिना बोझ की यानी सूझ के आधार पर पाठचर्चा के क्रम को करना है। देखिए यहाँ कहने का मतलब है कि हमें जो शिक्षा है ना बिना बोझ के करानी, यानी किताबें कम हो लेकिन हम चीज़ों को समझाया ज़्यादा, ठीक है। तो कुल मिलाकर बस्ते के बोझ को कम करना है और सूझ के आधार पर चीज़ों को पढ़ाना है, यानी शिक्षा बिना बोझ के। तो ये राष्ट्रीय पाठचर्चा के रूपरेखा 2005 में कहा है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट टाइम बाल केंद्रित शिक्षा, जो हमारे एनसीईआरटी 2005 है, बाल केंद्रित शिक्षा की बात करता है। पहले बता चुके हैं जो भी वर्तमान में शिक्षा बच्चों को कराते हैं वो बाल केंद्रित है, कोई शैक्षिक यानी कोई शिक्षक के केंद्रित नहीं बल्कि बाल केंद्रित होती है, जो बच्चों को समझ में, जो बच्चों को अच्छा लगे हम वो चीज़ पढ़ाते हैं। तो बाल केंद्रित शिक्षा का मतलब आप समझ लीजिए, इसका मतलब है कि बच्चों के अनुभवों, उनकी स्वरों, उनकी सक्रिय सहभागिता को प्राथमिकता दें। बच्चे उसी वातावरण में जल्दी सीखते हैं जिसमें उन्हें लगे कि उन्हें महत्वपूर्ण माना जा रहा है, ये चीज़ भी इम्पॉर्टेंट है।
देखिए, हम बच्चों को उसी चीज़ में बच्चे आसानी से सीखते हैं या इंटरेस्ट होकर सीखते हैं जिसमें उन्हें लगे कि हर बच्चा एक अपने आप में इम्पॉर्टेंट है, हर बच्चा अपने आप में यूनिक है। हमें ऐसा नहीं करना है कि कुछ बच्चों की बात सुननी है और कुछ बच्चों की बात नहीं सुननी है। हमें यहाँ सबको इम्पोर्टेंस देनी है। यानी कुल मिलाकर समावेशी शिक्षा की बात करता है हमारा एनसीईआरटी 2005। नेक्स्ट है आसपास के वातावरण। ये भी बोल चुकी हूँ कि आसपास के वातावरण चीज़ों को रिलेट करके चीज़ें सीखनी है। प्रकृति, चीज़ों व लोगों से कार्य एवं भाषा दोनों के माध्यम से अंतःक्रिया करना सीखने की क्रिया का एक अभिन्न अंग है। नेक्स्ट पॉइंट कि शिक्षक एक उत्प्रेरक है। यहाँ पे शिक्षक क्या है कि एक उत्प्रेरक। उत्प्रेरक का मतलब होता है एक ऐसी चीज़ है जो हमारे मतलब जो कोई भी क्रिया है उसको एकदम बढ़ा दे या उसकी चीज़ को घटा दे। तो हम यहाँ बढ़ाने का मतलब बच्चों के अंदर अच्छे गुणों को बढ़ा दे और जो बच्चों के अंदर बुरे गुण हैं उनको कम कर दे। तो एक उत्प्रेरक की तरह है जो विद्यार्थियों को अभिव्यक्ति के लिए और ज्ञान अर्जन के क्रम में व्याख्या और विश्लेषण करने के लिए प्रोत्साहित करता है। नेक्स्ट पॉइंट कि भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बच्चों के प्राथमिक स्तर पर शिक्षा व्यवस्था जो है उनकी मातृभाषा में ही कराना। तो ये भाषाई अल्पसंख्यक हुई हो या सभी बच्चों की बात हो, तो सबके लिए जो प्राथमिक स्तर पर शिक्षा होगी वो मातृभाषा में ही कराई जाएगी। उम्मीद करती हूँ आप ये सारे पॉइंट्स पढ़ रहे होंगे। आप बिल्कुल परेशान मत कि आपको हो सकता लग रहा हो कि यार कुछ चीज़ें याद ही नहीं हो रही। परेशान मत, जब पूरा वीडियो कंप्लीट हो जाए फिर से दोबारा इस वीडियो को देखिएगा और कल या परसों में इससे रिलेटेड अब तक जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आए, चाहे वो सीटेट एमपीटेट हो, ऐसे अब तक जितने भी टीचिंग एग्जाम्स में क्वेश्चन आ चुके हैं मैं आपको सारे क्वेश्चन करा दूंगी। तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, आपको पता चल जाएगा कि ये जो मैंने आपको पढ़ाया है क्या वो एग्ज़ाम में कभी आया भी है कि मैं आपको ऐसे ही पढ़ा रही हूँ। तो ठीक है, अब हम देखिए, अब हम जो है एनसीईआरटी 2005 ने अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए अलग अलग उद्देश्य बताए। यानी कि हम अगर गणित पढ़ाते हैं तो बच्चों को गणित पढ़ाने का हमारा क्या उद्देश्य है, ये क्वेश्चन आपके अलग अलग सब्जेक्ट्स में पेडागोगी में आता है। जैसे आप जानते हैं ना कि 50 नंबर के तो उससे रिलेटेड सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, चाहे गणित हो तो 15 क्वेश्चन आएंगे और बाकी जो 15 क्वेश्चन होंगे वो पेडागोगी सेक्शंस के आएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं भाषा की। देखिए, जो एनसीईआरटी 2005 ने कहा है कि बहुभाषिकता को एक संसाधन माना है। बहुभाषिकता का मतलब है एक ऐसी कक्षा जिसमें अलग अलग बच्चे भाषा बोलते हों। तो इसको अगर ये क्वेश्चन आता है कि बहुभाषी कक्षा, यानी कि अगर एक कक्षा में अलग अलग लोग बच्चे जो हैं अलग अलग जगह से आए हों, अलग अलग भाषा का प्रयोग करते हैं, तो क्या शिक्षक को क्या करना चाहिए? शिक्षक को एक संसाधन के रूप में देखना चाहिए, शिक्षक को उनकी भाषा का अमान्य कर देना चाहिए, शिक्षक को उन सभी भाषाओं को पढ़ाना चाहिए या उनको पढ़ाने के लिए शिक्षक को सारे भाषाएं सीखनी चाहिए। तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन होगा कि जो बहुभाषिकता एक संसाधन के रूप में से क्या होगा, क्योंकि सब बच्चे साथ में रहते हैं तो सब बच्चे एक दूसरे की भाषा सीखने का प्रयास करेंगे, कुछ शब्द सीख जाएंगे एक दूसरे से। तो यहाँ बहुभाषिकता जो एक संसाधन के रूप में है। द्विभाषी या बहुभाषी क्षमता जो है संज्ञानात्मक वृद्धि, विस्तृत चिंतन एवं सामाजिक सहिष्णुता और बौद्धिक उपलब्धियों के स्तर को बढ़ाती है। इसी बहुभाषिकता एक संसाधन में माना है एनसीईआरटी 2005 ने। अब बात करते हैं गणित। देखिए, एनसीईआरटी 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का मुख्य लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य है कि तार्किक ढंग से सोचने, ये रटें एस टू एस जो क्वेश्चन है ना, बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन आया हो एग्जाम में कि गणित का पढ़ाने का हमारा उद्देश्य है कि तार्किक ढंग से सोचना, अमूर्तनों का निर्माण करना तथा संचालित करने की योग्यता का विकास करना। तार्किक ढंग से सोचने का मतलब है हर चीज़ ऐसे नहीं को रटनी नहीं है, उसके पीछे कारण क्या है, उसके पीछे लॉजिक क्या है। तो तार्किक रूप से सोचना, अमूर्तन, जैसे कि हम ऐसा करते हैं ना कि क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि माना x बराबर ये, तो माना क्या, हमने एक चीज़ें इमेज में मतलब इमेजनरी है नहीं है x, तो अमूर्तन यानी जो हमें दिखाई नहीं दे लेकिन हमने उसको मान ली है। और ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है, इमेजिन करो ये ऐसी चीज़ है, मतलब मैथ्स में कई सारे टॉपिक आपको अमूर्तन वाले मिलते हैं, तो अमूर्तनों का निर्माण करना भी है। तो इस तरह से हमारे भाषा और गणित हो गए। अब बात करते हैं विज्ञान की। क्या एनसीईआरटी 2005 ने विज्ञान पढ़ाने के पीछे क्या उद्देश्य बताया कि हमें बच्चों को विज्ञान क्यों पढ़ाना चाहिए? तो किसने बोला है कि विज्ञान की शिक्षा एक ऐसी होनी चाहिए जिसमें शिक्षार्थी तरीकों एवं प्रक्रियाओं का बोध करने में सक्षम हो सके। यानी चीज़ें जो है तरीके, मतलब कोई चीज़ कैसे बनी है और क्यों बनी है, ये सब चीज़ों को जान सके। मतलब कोई चीज़ अगर है, जैसे कि सूर्य जो होता है हमेशा ऊर्जा देता रहता है, क्यों नहीं वो कभी बुझता है, या क्यों नहीं उसकी अभी ऊष्मा खत्म होती है। तो बच्चों को ये नहीं कि हाँ जलता है, क्यों, उसके पीछे क्या कारण है, नाभ की संलयन। तो ये चीज़ें हैं।
उच्च प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों को विज्ञान शिक्षण, उच्च प्राथमिक स्तर मतलब 6 to 8 क्लास की अगर बात करें तो 5th क्लास तक कोई प्रयोग हम बच्चों को नहीं करते क्योंकि अभी वो छोटे होते हैं। लेकिन जब 6 to 8 क्लास में आते हैं तो विज्ञान शिक्षण के अंतर्गत वैज्ञानिक अवधारणाओं को मुख्यतः जो भी चीज़ें अगर उनको बताई जा रही हैं तो उनको गतिविधि यानी एक्टिविटीज़ के माध्यम से एवं एक्सपेरिमेंट यानी प्रयोग के द्वारा ही उनको समझाना चाहिए। यहाँ बात हो रही है उच्च प्राथमिक स्तर पर। अब नेक्स्ट है कि समाज विज्ञान। देखिए, समाज विज्ञान शिक्षण में उन विधियों का उपयोग किया जाना चाहिए जो शिक्षार्थियों में रचनात्मक, सौंदर्य बोध तथा आलोचनात्मक समझ बढ़ाने के साथ साथ उनके अतीत और वर्तमान के मध्य संबंध बनाने में सहायक हो। क्योंकि समाज विज्ञान जैसे कि आप हिस्ट्री ले लीजिए तो क्या होता है, इसका हमारा उद्देश्य है बच्चे जो हैं जैसे पुराने, जैसे पूरा पाषाण काल हो गया कि पहले समय राजा महाराजा क्या करते थे और अब देखो अब हम लोग क्या करते हैं। पहले लोग क्या खाना खाते थे, अब देखो लोग क्या करते हैं। पहले लोग शिकार कच्चा मांस खाते थे, अब लोग उस चीज़ को पका कर खाते हैं। तो ये सारी चीज़ यानी अतीत और वर्तमान के मध्य संबंध बनाने में सहायक हो, हमें इस टाइप से समाज विज्ञान पढ़ानी है। तो इस तरह से जो हमारे ये पॉइंट से कंप्लीट होते हैं। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण बिंदु उनको बारे में जानेंगे जो एग्जाम में क्वेश्चन के रूप में पूछे गए हैं। ये आपको बहुत बार ही दिखेंगे। देखिए, आप बहुत ही इंपॉर्टेंट, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि आप इसको वीडियो को आप 2 बार 3 बार 4 बार तब तक देखिए जब तक आपको कंप्लीट नहीं हो जाता है। और इसके बाद जब अब जब भी मैं कोई क्वेश्चंस लाऊंगी पैडागोगिक तो आपको जरूर दिमाग में आएगा कि मैंने आपको आंसर 2005 में ये चीज़ बोली थी। तो इसका आंसर अगर आपको उस टॉपिक के बारे में नहीं भी पता है लेकिन आंसर आपने पढ़ा है तो आप जरूर उसको अटेम्प्ट कर लेंगे और क्वेश्चन सही कर लेंगे। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट पहला है कि आंसर 2005 के अनुसार ज्ञान की प्रक्रिया में समुदाय की साझेदारी जरूरी है। आपने खुद देखो, बहुत ही बार मैंने आपको समुदाय यानी साथ में सहभागिता, समुदाय या सामाजिक रूप से रहने की बात की गई है। तो समुदाय की साझेदारी बहुत ज़रूरी बताई है। नेक्स्ट, करके सीखने पर यानी लर्निंग बाय डूइंग, यानी हम हर चीज़ों को जो है करके सीखने बल दिया गया। जो बच्चे अगर करके सीखेंगे, खुद करेंगे तो वो चीज़ें लंबे समय तक याद रखते हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय महत्व के बिंदुओं को पाठ्यक्रम में शामिल करना। हमें ऐसी चीज़ें पाठ्यक्रम में लानी है कि बच्चे जो है राष्ट्रीय महत्व के बिंदु यानी जो हमारे राष्ट्रीयता की बात हो कि हमें राष्ट्रध्वज का सम्मान करना चाहिए, हमारे महापुरुषों ने कैसे आज़ादी प्राप्त की, ये सारी चीज़ों को भी शामिल करना चाहिए। तो हमने भी देखा होगा जो बुक्स के पीछे देखते हैं ना, जनगण मन लिखा होता है, ये सारी चीज़ें। तो ये भी हमारा एक उद्देश्य है। नेक्स्ट है कि शैक्षिक गतिविधियों में छात्रों के अभिभावकों को भी जोड़ा चाहिए। शैक्षिक का मतलब शैक्षिक तो हो गए मतलब हमारे कोर्स से रिलेटेड, शैक्षिक का मतलब एक्टिविटी जो एक्स्ट्रा हम करवाते हैं। तो इन चीज़ों में अभिभावकों को भी हमें जोड़ना है, मतलब बच्चों के माता पिता को भी हमें इसमें जोड़ने का प्रयास करना है। नेक्स्ट है पुस्तकालय में छात्रों को खुद पुस्तक का चुनाव करने का मौका दे। ये भी क्वेश्चन ऐसा आ चुका है कि हमें छात्रों को जो है ऐसा नहीं कि हमें खुद अपने मन के आज आप ये बुक पढ़िए। बच्चों को आप लाइब्रेरी ले जाइए, वहाँ उनको छोड़ दीजिए। बच्चों को जो मन करे वो खुद अपनी पुस्तक चुने और उनको पढ़े। तो ये भी हमें मौका देना है। नेक्स्ट है कि अध्यापकों के प्रशिक्षण और विद्यार्थियों के मूल्यांकन को सतत आकलन के लिए सतत आकलन के रूप में होना चाहिए, रूप में अपनाया जाना चाहिए। तो ये भी आपको याद रखना है कि ये आप पहले भी आपको बता चुके हैं, जो आंसर 2005 है सतत आकलन को प्रमुखता देता है। नेक्स्ट है सूचना को ज्ञान मानने से बचना चाहिए। देखिए, बच्चों को हम बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं तो उनको ऐसा नहीं बच्चों आपको रटना ही है, ज्ञान है, नॉलेज ही है। हमें तो सूचना को ज्ञान मानने से बचना चाहिए। नेक्स्ट है विशाल पाठ्यक्रम व मोटी मोटी पुस्तकें शिक्षा प्रणाली की असफलता का प्रतीक है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हमें बहुत मोटी मोटी पुस्तकें पढ़ा देना, बहुत बड़ा कोर्स पढ़ा देना है, ये हमारे शिक्षक का उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य है बच्चों को कम पढ़ाएं लेकिन उन्हें अच्छा पढ़ाएं, ये हमारा होना चाहिए। तभी तो हमने जैसे देखा है कि अलग अलग बुक्स नहीं की, अलग अलग सब्जेक्ट्स की, एक ही बुक में समाज विज्ञान, साइंस, ज्योग्राफी, ईवीएस सब एक के लिए एक पर्यावरण शिक्षा की बुक्स बनाई है ताकि बोझ कम हो लेकिन उन्हें ज्ञान सभी तरह से समग्र रूप में मिल सके। नेक्स्ट है कि किसी भी अवस्था में शिक्षक और शिक्षार्थियों का अनुपात 1:30 यानी 1:30 से अधिक नहीं होना चाहिए। तो ये भी हमें याद रखना है। यानी इसका मतलब है कि अगर 30 बच्चे हैं तो उसमें एक शिक्षक होना चाहिए, हमें ये रेशियो बना के चलना है। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है कि एनसीईआरटी 2005 की संस्तुतियों के अनुसार कक्षा 1 एवं कक्षा 2 के विद्यार्थियों के लिए मूल्यांकन का तरीका क्या होना चाहिए। ऑप्शन है प्रेक्षण के आधार पर,
लिखित एवं मौखिक के परीक्षा के आधार पर, मौखिक परीक्षण या लिखित परीक्षण के आधार पर। तो यहाँ आपका आंसर जो होगा प्रेक्षण के आधार पर होगा, क्योंकि कक्षा 1 और कक्षा 2 के जो बालक होंगे वो उनकी आयु करीब 7 से 8 वर्ष होगी, यानी कि वो बाल्यावस्था में उनका प्रवेश होगा या बाल्यावस्था के मध्य बाल्यावस्था में होंगे। तो इस टाइम बच्चे जो होते हैं जो अपने सारी चीज़ों को देख कर ही चीज़ ज़्यादा अच्छे से चीज़ें सीखते हैं। तो इसलिए जब उनका हम आकलन करेंगे, जब उनका हम टेस्ट लेंगे, तो जो जिस तरह से उन्होंने सीखा है उसी तरह से उनका हम आकलन करेंगे। तो इसलिए यहाँ प्रेक्षण का मतलब है कि चीज़ों अपने सामने वाली जो चीज़ें, जैसे चीज़ें दिखाकर ये क्या चीज़ है, या कोई चित्र बनाकर, ये चित्र को पूछ कर बेटा इसमें बताओ चित्र में क्या क्या चीज़ दिख रही है। तो ये सब चीज़ें, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पाठ चर्चा की रूपरेखा 2005 किस सोच के आधार पर पाठ चर्चा के बोझ को कम करने पर बल देती है? शिक्षा बोझ के साथ, शिक्षा बिना बोझ के, शिक्षा पर्यावरण के साथ, या शिक्षा पर्यावरण के बिना। अगर आपने मेरे जो लास्ट वीडियो देखा होगा सीबीपी का, जिसमें मैंने आपको एमसीक्यू की पूरी थ्योरी कंप्लीट की गई, पूरी कॉन्सेप्ट आपने जो भी जिस टाइप की चीज़ें आपसे एमसीक्यू पूछी जाती है वो सारी चीज़ें मैंने पढ़ाई हैं। अगर आपने वो वीडियो देखा होगा तो आप आज के क्वेश्चन सभी कर लेंगे। इसलिए मैं पहले कहना चाहती हूँ, अगर आपने अभी वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले डिस्क्रिप्शन में या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप ज़रूर उस वीडियो को देख लीजिए, फिर आकर इसकी प्रैक्टिस करिए, तो आपको ज़्यादा चीज़ें याद रहेंगी और समझ में भी आएंगे। तो यहाँ पर जो आपको ऑप्शन होगा सेकंड, आप सभी को पता होगा कि शिक्षा बिना बोझ के। तो ये शिक्षा बिना बोझ के जो एमसीक्यू 2005 ने बोला, शिक्षा बिना बोझ का मतलब है अब बच्चे का वजन कम करना नहीं, या फिर किसी किताबों का वजन कम, यहाँ पर बस्ते का वजन कम हो, यानी किताबों की संख्या कम हो, लेकिन पाठ्यक्रम कम नहीं करना, हमें किताबों की संख्या कम करके बच्चे के बस्ते का बोझ कम करना है। तो यहाँ आपका ऑप्शन सेकंड का ऑप्शन सेकंड हो जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर थर्ड कि शिक्षा के क्षेत्र में पाठ चर्चा शब्दावली की ओर संकेत करती है, किस ओर संकेत करती है पाठ चर्चा? तो पाठ चर्चा में शिक्षण पद्धति एवं पाई जाने वाली जो विषय वस्तु है, विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं, या फिर मूल्यांकन प्रक्रिया, या फिर कक्षा में प्रयुक्त की जाने वाली पाठ सामग्री। देखिए जो हम एनसीक्यू 2005 जो पाठ चर्चा है, यानी राष्ट्रीय पाठ चर्चा की जो रूपरेखा हम पढ़ते हैं, तो इसमें पाठ चर्चा में क्या क्या चीज़ें होती हैं, इसमें जो विद्यालय का पूरे पाठ्यक्रम, पूरे संपूर्ण कार्यक्रम की बात की गई, यानी बच्चे कैसे पढ़ाएंगे, बच्चों को शिक्षक कैसे पढ़ाएंगे, स्कूल का वातावरण कैसा होगा, इन सारी चीज़ों, प्रतिदिन के हर एक चीज़ को उसमें एनसीएफ ने बताया हो। उसी अकॉर्डिंग आप जो वर्तमान में आप स्कूल देखते हैं, प्राइमरी या जो जूनियर हाई स्कूल तक के, तो ये सारी चीज़ें इसमें चलते हैं। तो यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन आपका सही हो जाता है कि विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि राष्ट्रीय पाठ चर्चा की रूपरेखा 2005 यानी एनसीएफ 2005 के आधारभूत सिद्धांतों में निम्न में से कौन सा भाग सम्मिलित नहीं है? यूरो 2011 का आयोग क्वेश्चन है। तो ऑप्शन है अच्छे बाह्य परीक्षाओं का आयोजन। आपने देखो मैंने आपको 5 सिद्धांत बताए थे, इसके अलावा कई सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बताए थे, तो इनमें से आप अच्छे से बता पा रहे हो कि अच्छे बाह्य परीक्षाओं का आयोजन, रटने को महत्व प्रदान न करना, ये बात सही है। एनसीएफ ने बोला ही हमें रटने पे महत्व नहीं, हमें समझ पे महत्व देना है बच्चों के लिए। पुस्तकों से इतर है, पुस्तकों का कीड़ा बनाकर नहीं बनाना हमें बच्चों को, हमें पुस्तकों के बाहरी जीवन से भी जोड़ना है। तीसरा था ज्ञान को वास्तविक जीवन से जोड़ना, ये भी आपका ऑप्शन हो जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या नहीं है, आपका ऑप्शन यहाँ जो 1 है कि अच्छे बाह्य परीक्षाओं का आयोजन करना, ये एनसीएफ 2005 में इसने कुछ नहीं कहा। तो यहाँ 4th का ऑप्शन आपका फर्स्ट सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 राष्ट्रीय पाठ चर्चा 2005 में गुणवत्ता आयाम शिक्षक के अंतर्गत अधिक महत्व दिया गया, यानी गुणवत्ता आयाम से मतलब क्या है जो एनसीएफ 2005 में? तो भौतिक संसाधनों से, शिक्षित एवं अभिप्रेत अध्यापकों से, बालकों के लिए ज्ञान के संदर्भ में संरचित अनुभवों को, या फिर बालकों के लिए संरचित अनुभव एवं पाठ्यक्रम सुधार को। यहाँ गुणवत्ता की बात है कि हमें जो पाठ्यक्रम है वो भी गुणवत्तापूर्ण, यानी पाठ्यक्रम में सुधार की बात की गई, साथ ही बच्चों के संरचित अनुभव की भी बात की गई। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन 4 सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 में शांति शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कुछ क्रियाओं की अनुशंसा की गई है। तो पाठ्यक्रम रूपरेखा निम्न में से किसे सूचीबद्ध किया गया है? देखिए जो एनसीएफ 2005 है इसमें शांति शिक्षा की बात की, तो शांति शिक्षा में कई सारी चीज़ें की बात की, जिसमें से बोला गया कि शांति को बढ़ावा देने की बात की गई है। अब शांति को बढ़ावा देने के अंतर्गत ये भी कहा गया है कि महिलाओं के प्रति आदर एवं जिम्मेदारी का बच्चों में दृष्टिकोण विकसित हो सके, यानी महिलाओं का आदर करना चाहिए, हमें उनको कैसे हमें चीज़ों को करना चाहिए आगे चलकर, ऐसे बच्चों को शुरू से चीज़ लाने के लिए कार्यक्रम कई सारे चलाए हैं एनसीएफ 2005 में। तो यहाँ आपका ऑप्शन ने दिया हुआ है, ऑप्शन आप खुद पढ़िए
कि महिलाओं के प्रति आदर एवं जिम्मेदारी दृष्टि को विकसित करने के लिए आयोजित किया जाए। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन यही फर्स्ट सही हो जाएगा। तो याद रखिएगा एनसीएफ 2005 शांति जो शिक्षा की बात की गई है, इसमें महिलाओं के प्रति आदर एवं जिम्मेदारी का दृष्टिकोण विकसित करने के लिए आयोजित किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पाठ चर्चा को रूपरेखा 2005 में बातचीत की गई किस चीज़ की। यह आपके राष्ट्रीय टेट का क्वेश्चन है 2011 का, कि ज्ञान स्थायी होता है, वह दिया जाता है, या सिर्फ विकास होता है, वह इसकी संरचना की जाती है, या शिक्षक केंद्र से विषय केंद्र, या विद्यार्थी केंद्र से अध्यापक केंद्र की ओर, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, जो राष्ट्रीय पाठ चर्चा की रूपरेखा 2005 है, इसमें ये बात की गई, या वैसे भी आप समझ सकते हैं कि जो ज्ञान होता है स्थायी होता है, वह दिया जाता है। और देखो, अगर हम ज्ञान को किसी को देते हैं तो हमारा ज्ञान का विकास ही होता है। मतलब जैसे मैं आपको किसी चीज़ों को पढ़ाती हूँ तो उससे क्या होता है, मैं भी बहुत सारी चीज़ें सीखती हूँ। कई बार होता है ऐसी चीज़ मैंने नहीं पढ़ी है, जब अपने टाइम पे सीटेड किया था, और आज मैं जब आपको पढ़ा रही हूँ तो मुझे कुछ नई चीज़ भी आपको मिलती है, तो मैं आपको पढ़ाती हूँ। तो उससे आपको जो विकास मैं कर ही रही हूँ, साथ में मेरा अपना भी विकास होता है। और ज्ञान हमारा ऐसा नहीं कि अपने आप हमें ज्ञान मिल जाता है। ज्ञान की संरचना की जाती है ना, ज्ञान का हमें निर्माण करना पड़ता है, हमें चीज़ें सीखनी पड़ती हैं, अपने आप चीज़ें नहीं आती हैं। तो यहाँ आपका ऑप्शन 7 का 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि राष्ट्रीय पाठ चर्चा की रूपरेखा 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधारों में निम्न में से किस सुधार को सुझाया गया है। खुली पुस्तक परीक्षा सही है। खुली पुस्तक परीक्षा का मतलब है हम पुस्तकों को लिखने या पुस्तक के अंदर ही नहीं, हम पुस्तक के बाहरी चीज़ें बच्चों से पूछें, मौखिक रूप से कहने का आशय है। सेकंड, सतत निरंतर व्यापक मूल्यांकन, इसकी भी बात की गई है। सामूहिक कार्य मूल्यांकन, सामूहिकता की बात भी कही गई थी, आपको याद होगा एनसीईआरटी में आपको पढ़ाया था। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन जो 4 सही हो जाएगा, यानी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एनसीईआरटी का पूर्ण रूप क्या है। तो नेशनल काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, नेशनल करिकुलम फॉर टेक्निकल एजुकेशन, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, या फिर नेशनल करिकुलम फॉर टीचर एजुकेशन। तो यहाँ आपका ऑप्शन जो होगा 3rd नंबर सही होगा, यानी नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन एनसीईआरटी का फुल फॉर्म होता है। तो ऐसे याद रखिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्न में से पाठ चर्चा एनसीईआरटी 2005 का मार्गदर्शी सिद्धांत क्या। आपको याद होगा मैंने टोटल 5 मार्गदर्शी सिद्धांत बताए थे एनसीईआरटी 2005 के। तो देखिए, आपको देख रहे हो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करा रहे हैं। अब तक एनसीईआरटी जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको बोला था मैं सभी करा दूंगी। तो आज आपके सारे क्वेश्चन आपको पढ़ लेने हैं, एकदम याद कर लेने, समझ लेने हैं, रटने नहीं, समझने पर बल देना है। तो ऑप्शन से ज्ञान को स्कूली बाहर जीवन से जोड़ना, ये भी सही है। पढ़ाई को रटन पढ़ाई से मुक्त करना, ये भी सही है। अंग्रेजी भाषा में शिक्षा है, क्या आपको याद है ऐसा कुछ है कि हमने बोला था अंग्रेजी भाषा शिक्षा है, जबकि मैंने आपको बताया था कि प्राथमिक स्तर पर हमें मातृभाषा पे जोर देना है। और उसके आगे अगर देखा जाए हमें किसी एक भाषा नहीं कि हिंदी पढ़ाएंगे या इंग्लिश ही पढ़ाएंगे, आगे चलकर हम बहुभाषिकता पे जोर देता है एनसीईआरटी, यानी हम कोई भी भाषा देखें, कितनी भी भाषा सीख सकते हैं, किसी भी माध्यम में हम पढ़ाई कर सकते हैं। 4 देखिए, बच्चों को चहुमुखी विकास के अवसर उपलब्ध कराना, तो हाँ ये भी सही है, हमें बच्चों का सर्वांगीण विकास करना है। तो यहाँ आपका जो 10th का ऑप्शन 3rd सही हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 11 कि राष्ट्रीय पाठ चर्चा की रूपरेखा 2005 दस्तावेज में भाषा की निहित है कैसी। अभी आपको बताया कि एक भाषा, द्विभाषा, 3 भाषा या बहुभाषा। तो यहाँ आपका ऑप्शन 4 सही हो जाता है। फिर क्वेश्चन 12 कि विद्यालय आधारित आकलन प्रारंभ किया गया था ताकि राष्ट्र में विद्यालय शिक्षा संगठनों यानी बोर्ड्स जो होते हैं कि शक्ति का विकेंद्रीकरण किया जा सके, सभी विद्यालयों के संपूर्ण विकास को निश्चित किया जा सके। देखिए, हम विद्यालय आधारित आकलन जो होता है, इसमें क्या होता है, जो विद्यालय के लोग हैं यही बच्चों का आकलन करते हैं। और इसमें आकलन में सिर्फ शिक्षा का आकलन नहीं कि बच्चे ने कितने नंबर आए, हमें बच्चे का पूरे तरह से आकलन कि उसका शारीरिक विकास हुआ ही नहीं, उसे दौरान जब तक उसने पढ़ाई करी उसके अन्य जो क्रिएटिविटी, चाहे स्पोर्ट्स हो गया या कोई भी चीज़ है, तो उसमें उसका विकास हुई, सारी चीज़ों को हमें देखना होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन 1 विद्यालय शिक्षा संगठन बोर्ड से रिलेटेड तो है नहीं। इसमें विद्यार्थियों के संपूर्ण विकास, हाँ बिल्कुल सही बात है, क्योंकि संपूर्ण विकास में सारी चीज़ें आती हैं। तो सेकंड आपका ऑप्शन सही है। जबकि 3rd में बोला गया है विद्यार्थियों को उन्नति को बेहतर बनाने के लिए उनकी सभी गतिविधियों को नियमित करने के लिए अध्यापकों का प्रेरित किया जा सके। अध्यापकों के लिए नहीं है, विद्यालय में अपने क्षेत्र में विद्यमान अन्य विभिन्न विद्यालयों की तुलना प्रतियोगिता द्वारा अपने विशिष्ट प्रदर्शन करने के लिए नहीं, हमें विद्यालयों के कॉम्पिटिशन नहीं करा, हमें बच्चों का संपूर्ण विकास करना है। तो आपका 12 का ऑप्शन 2nd सही हो जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एनसीईआरटी 2005 के अनुसार गलतियां इस कारण महत्वपूर्ण। देखिए, बच्चा अगर कोई गलतियां करता है तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। गलतियां जो होती है महत्वपूर्ण, क्यों? क्योंकि गलतियों से ही बच्चा सीखता है धीरे धीरे। कोई जब गलती होती है तो उसे पता चलता है कि ये चीज़ हमने की है, ये चीज़ सही नहीं थी, और उसे एक नई समझ का पता पैदा होती है। मतलब अगर गलतियाँ कर भी रहा है तो उससे भी वो कुछ ना कुछ सीख रहा है। तो आपका ऑप्शन 1 है कि यह विद्यार्थी को उत्तीर्ण एवं यहाँ पे अनुत्तीर्ण होगा। तो अनुत्तीर्ण समूह में वर्गीकृत करने के लिए महत्वपूर्ण, बिल्कुल गलत। क्योंकि ये सर नेगेटिव पॉइंट्स आप इसको समझिए। ऐसे एग्जाम में बहुत सारे आपके सीटेट में आता है कि बच्चों को उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण करने के लिए बिल्कुल गलती। तो जहाँ पे नेगेटिविटी आ रही है हमारे, तो वहाँ पर आपका ऑप्शन बिल्कुल नहीं होता सीटेट में। सेकेंड, बच्चों को डांटना, बच्चों को तो डांटना ही नहीं है, उन्हें दंड नहीं देना जब भी ऑप्शन आ जाए, तो वो तो बिल्कुल ही गलत होता है। थर्ड, ये बच्चे के विचार को अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती है और समाधानों के पहचानने में सहायता करती है। बिल्कुल सही बात है। ये बच्चों अंतर्दृष्टि मतलब बच्चों के अंदर से चीज़ें जानने के लिए, एकदम समझ पैदा करने के लिए, सोचने पर। फोर, ये कि कुछ बच्चों को हटाने के लिए आधा स्थानों पर नहीं, हमें बच्चों को हटाना नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन जो होगा थर्ड सही हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 14 कि पाठ चर्चा ऐसी हो जो पाठ्य पुस्तक के ज्ञानी जो पाठ्य पुस्तक के पुनः प्रस्तुत करने के स्थान पर बच्चों को अपनी आवाज़ें पाने, कार्य करने के लिए अपनी जिज्ञासा का पोषण करने, प्रश्न पूछने और जांच पड़ताल करने तथा अपने अनुभव को बांटने तथा विद्यालय के साथ जोड़ने में सक्षम बनाए। देख रहे होंगे सीटेट सितंबर 2015 का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर क्या चीज़ है कि मतलब अगर ये सारी चीज़ें हैं तो एक शिक्षक को शिक्षा की पहली प्राथमिकता क्या होनी चाहिए इस उसमें कि अगर उसे ऐसी चीज़ें करनी है। तो ऑप्शन फर्स्ट कि बच्चों को उनकी अपनी समझ और अपने ज्ञान को करने के पर्याप्त अवसर देना चाहिए, या बच्चों के अनुभव को निरस्त कर दें। नहीं, बच्चों के अनुभव को निरस्त करना नहीं। देखिए नेगेटिव पॉइंट, एलिमिनेट करना हम सीखते हैं, ये तो एलिमिनेट हो गया। सेकेंड, पाठ्य पुस्तकों के अध्यायों को क्रमवार पूरा कराना। क्या बच्चों मतलब हमें एक टीचर है वो हमें पूरा कोर्स को कंप्लीट करा दे, क्या सिर्फ उसकी इतनी जिम्मेदारी नहीं? ऐसा तो कोई भी करा देगा। हमें बच्चे पे विकास हुआ है या नहीं, हमें इस पर ध्यान देना, हमें अपना कोर्स कंप्लीट कराने पे ध्यान नहीं देना। तो थर्ड नहीं होगा। फोर्थ, यह सुनिश्चित करना कि शिक्षक अच्छे प्रश्न पूछे और शिक्षार्थी अपने उत्तर को लिखें। ये भी कोई जरूरी नहीं, बच्चे कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं। तो आपका सेकंड थर्ड फोर्थ तो हो गए, तो आपके यहाँ फर्स्ट सही हो जाएगा कि ज्ञान को पर्याप्त अवसर देने चाहिए बच्चों को ताकि विकास हो सके। फिर क्वेश्चन नंबर 15 कि शिक्षक की सबसे मुख्य जिम्मेदारी है क्या? कठोर अनुशासन बनाए रखना, बिल्कुल गलत। विद्यार्थियों को विभिन्न अधिगम शैलियों के अनुसार सीखने के मौके उपलब्ध कराना, या पाठ योजना तैयार करना उनके अनुसार शिक्षण। पाठ योजना बनाने उनको शिक्षण, बच्चों को शिक्षण में बच्चों पर ध्यान देना है, हमें कोर्स कंप्लीट कराने पर, हमें बच्चों को अनुशासन बनाए रखने पर, इस पर इतना ध्यान नहीं देना है। या फोर्थ, अध्यात्मक क्रियाकलापों का आयोजन करना, केवल क्रियाकलापों का आयोजन करने से नहीं होगा। यहाँ पर आपका जो बेस्ट ऑप्शन होगा सेकंड सही होगा कि विद्यार्थियों को विभिन्न अधिगम शैलियों के अनुसार सीखने के मौके उपलब्ध करना है। देखिए कीवर्ड से हमें बच्चों को मौके उपलब्ध कराएं, उनके अभिव्यक्ति को मिले, बच्चे सामाजिक रूप से सीखें, अपने साथियों के साथ सीखें, सहभागिता में रहें, उनके खोजने के अवसर मिले, अन्वेषण एक बने। ये सारी चीज़ें जहाँ पर आती है आपका वहाँ ऑप्शन सही हो जाता है। एक तरह से आप कह सकते हैं ट्रिक, या आप कह सकते हैं की पॉइंट है आपको अच्छे से तुक्के मारने के। फिर क्वेश्चन नंबर 16 कि राष्ट्रीय पाठ चर्चा की रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में ये और ये है, क्या है? तो अधिगम यहाँ पे आपका क्वेश्चन सेकंड है कि अधिगम जो है ये सक्रिय है, क्योंकि अधिगम में बच्चे सक्रिय रहते हैं, और सामाजिक भी है, सामाजिक तो होते ही हैं बच्चे। तो आपका ऑप्शन जो सेकंड हो जाएगा, सक्रिय एवं सामाजिक। फिर क्वेश्चन नंबर 17 कि बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र क्या है? आपको इसके बारे में पूरी डेफिनेशन आपको समझाई थी कि बच्चों के अनुभव और उनकी आवाज़ को प्रमुखता देना, ये सही है। शिक्षक द्वारा बच्चों को आदेश देना, नहीं, बच्चों को आदेश नहीं देना है। निर्धारित सूचना का अनुसरण करने बच्चों को सक्षम बनाना, हमें कोई ऐसे नियम नहीं बना देने, कोई निर्धारित सूचना नहीं बनानी कि बच्चों को उस पर चलना ही चलना है। कुछ ऐसे नियम नहीं, बच्चों को स्वतंत्र रखना सिखाना, तभी बच्चे अच्छे तरह से विकास कर सकेंगे। कक्षा में सारी बात सीखने के लिए शिक्षक का आगे आगे होना, ये भी कोई जरूरी नहीं। हमें यहाँ पे ऑप्शन जो होगा आपका फर्स्ट सीखे, बच्चों बाल केंद्रित शिक्षा का मतलब है कि बच्चा जो केंद्र पर रहे, हर चीज़ बच्चे के अनुसार होनी चाहिए, उसके अनुभवों, उसकी आवाज़ को, उसके विचारों को प्रमुखता मिले। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन 17 का फर्स्ट सही हो जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 18 कि राष्ट्रीय पाठ चर्चा की रूपरेखा एनसीईआरटी 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका क्या है? सीटेट का क्वेश्चन है कि अधिनायकी होना, अनुपति परक, सुविधा ये सत्तावादी।
देखिए आपको ये बताया था कि एनसीएफ में 2005 में बताया था कि शिक्षा को एक कैटलिस्ट यानी उत्प्रेरक के रूप में माना है, जो बच्चों को उत्प्रेरित कर सके, प्रेरणा दे सके, उसे पढ़ने के लिए अच्छा वातावरण प्रदान कर सके। तो शिक्षा क्या है? शिक्षा एक तरह से सुविधादाता यानी बच्चों को सुविधा दे रहा है, ताकि ऐसी सुविधा जो बच्चे के लिए कारगर हो सके, उनको पढ़ने में सहायक बन सके। तो यहाँ आपको ये याद है कि ये जो क्वेश्चन है ना, ये यूपी टेट में बहुत बार आ चुका है। हाँ, एक्चुअली ये सारे टीचिंग एग्जाम में एक ना एक बार ज़रूर आया, तो याद रखिएगा। देखिए इसमें कई सारे आपको ऑप्शन मिल सकते हैं, तो जहाँ पर वो भी जैसे कि सुविधादाता मिले तो वो भी होगा सही। शिक्षक जो एक सुविधादाता भी है, एक परामर्शदाता भी है, एक मार्ग प्रदर्शक या पथ प्रदर्शक भी है, यानी हमें रास्ता दिखाने वाला भी है। तो अगर ये ऑप्शन भी होते तो वहाँ पर ये ऑप्शन भी सही होंगे। तो 18 का यहाँ पर थर्ड ऑप्शन सही हो जाता है। अब है क्वेश्चन नंबर 19, कैंसर 2005 के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो ये यूटर अप्रैल 2016 का क्वेश्चन है। ऑप्शन फर्स्ट कि यह भारत के विद्यालय शिक्षा के संबंध में एक संवैधानिक संशोधन है। सेकंड, यह एनसीईआरटी द्वारा तैयार किया गया दस्तावेज है जो भारत के विद्यालय शिक्षा के संबंध में संस्तुतियाँ प्रस्तुत करता है। ऑप्शन थर्ड, यह भारत के गुणात्मक शिक्षा के संबंध में यूनेस्को और भारत द्वारा हस्ताक्षरित दस्तावेज है। तो इसका ऑप्शन जो होगा सेकंड सही होगा, क्योंकि एनसीईआरटी 2005 ही एनसीईआरटी द्वारा तैयार किया गया एक दस्तावेज है जो भारत के विद्यालय शिक्षा के संबंध में संस्तुतियाँ देता है। और आपको यहीं से बता दूं कि ये जो एनसीईआरटी 2005 के जितने विषय हैं, ये रविन्द्रनाथ टैगोर का जो निबंध था संस्कृति और शिक्षा का, तो वहाँ से इसको लिया गया है। तो याद रखिए यहाँ पर तो 19 का ऑप्शन आपका सेकेंड सही हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 20 जो कि आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा कि राष्ट्रीय पाठ्यसूची के निर्देशक सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, आप बहुत ध्यान से पढ़िए। ऑप्शन फर्स्ट, परीक्षा को अपेक्षा के अधिक लचीला बनाना और गतिविधियों से जोड़ना, ये सही है। सेकंड, ये सुनिश्चित करना कि पढ़ाई रटन प्रणाली पर आधारित ना हो, समझ पर हो, ये भी सही है। थर्ड, पाठ्यसूची का विकास इस तरह से हो कि बालकों का सर्वांगीण विकास का अवसर उपलब्ध हो, ये ऑप्शन भी सही होगा। यानी आपका ऑप्शन यहाँ पे 20 का ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। तो सिर्फ हमारे आज के क्वेश्चन से जो कंप्लीट होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपना पढ़ते रहिए। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों शेयर कर दीजिएगा, ज़्यादा शेयर करिए ताकि सबको मिल सके। और ये वीडियो ज़रूर पढ़ लीजिएगा, यानी एग्ज़ाम जाने के पहले एक बार जरूर इस क्वेश्चन को आपको, क्योंकि जो एनसीईआरटी 2005 है ना, इसमें 50% पेडागोजी कवर होती है पूरी सभी सब्जेक्ट्स की। ये नहीं कि आपकी सिर्फ सीडीपी, मैथ्स की, इंग्लिश की और हिंदी की और पर्यावरण अध्ययन, सामाजिक विज्ञान सभी तरह की पेडागोजी एनसीईआरटी 2005 के से क्लियर हो जाती है। तो आपको ज़रूर इसको पढ़ना है। और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।